हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ये पार्ट 2 ऑफ नवंबर मंथली करंट अफेयर रिवीजन मॉड्यूल के अंदर। इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव कवर्ड ऑल दिस टॉपिक फ्रॉम 1 to 8। ओके, जो भी आपको येलो बैकग्राउंड में दिख रहे हैं, ठीक है, दिस टॉपिक्स आर कवर्ड इन पार्ट 1। इन केस यू मिस्ड इट, प्लीज गो थ्रू दैट। मेरा मानना है दैट दी यू कैन से पार्ट 1 टॉपिक एक पेगासस पैनल का टॉपिक, ठीक है, पीडीपी लॉ का टॉपिक, G20 समिट और UNFCCC COP26, इनको हमने बहुत डिटेल में आपको समझाया है। आपको बिल्कुल मजा आएगा, आपको फायदा होगा। इस मॉड्यूल में आई एम गोइंग टू कवर ऑल दिस रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स, ठीक है। ये जो टॉपिक मैंने आपको पार्ट 1 में भी बोला था, दैट इज व्हाट आई विल बी कवरिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट यू कैन से द फर्स्ट पॉइंट विच इज अबाउट दिल्ली डिक्लेरेशन। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, ठीक है, विच इज अबाउट तालिबान, दैट इज नोन एज दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन तालिबान। ओके, चलिए समझते हैं एग्जैक्टली ये मुद्दा क्या है, कैसे डेवलप हुआ। दोस्तों, आपको पता होगा हमारे बाजू वाले कंट्री के अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है, तालिबान ने अगस्त 2021 में, ठीक है, पूरा कैप्चर कर लिया था। पूरा तालिबान, पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में आ चुका था। हाउएवर, एक बहुत ही क्रूशियल चीज है कि वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर हसन अखुंड, ये पता होगा आप लोगों को, ये सुनो, समझदार बच्चे ये सब तैयारी तो रखते ही है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर हसन अखुंड की जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट को अभी तक किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, ठीक है, कोई भी कंट्री ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। हाउएवर, मतलब नो कंट्री हैज रिकॉग्नाइज सो फार। हाउएवर, चाइना, रशिया, पाकिस्तान और ईरान ने अपनी एम्बेसी अभी तक वहां खोल के रखी है, ठीक है, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान ने अपना एक मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन भेजा था। उज्बेकिस्तान ने, ठीक है, तालिबान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जब उज्बेकिस्तान को विजिट करे, ठीक है, तो उन्होंने उनको फुल प्रोटोकॉल के द्वारा इनसे सब कुछ अप्रूव करके दिया था। तो बेसिकली बात ऐसी है कि अलग अलग कंट्री इनके साथ मीटिंग तो कर रही है। इंडिया, क्योंकि हम बोलते हैं कि वी आर नेबर ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, हालांकि अफगानिस्तान या इंटरनेशनल फोरम मानता नहीं है, पर हम मानते हैं। Okay, so thereby we established one very interesting meeting, which is a meeting of national security advisors, ठीक है, of few countries। हमने इन्विटेशन भेजा था, जिनमें चाइना, रशिया, ईरान और पाकिस्तान, और उसके अलावा सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भेजा था। चाइना और पाकिस्तान ने इसको अटेंड नहीं किया था, ठीक है। आपको पता होगा कि भैया रशिया से मिस्टर पुतिन साहब अभी आने वाले हैं, ठीक है, तो भैया रशिया इंडिया को बड़ी इज्जत देता है, ये सुनो, और मतलब बनता भी है, बिकॉज वी आर परचेसिंग सो मच ऑफ यू कैन से डिफेंस आइटम्स फ्रॉम देम। ओके, ओवरऑल दिस आइडिया ऑफ दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है भाई? दिल्ली डिक्लेरेशन ने ये एम्फेसाइज किया दैट तालिबान रूल्ड कंट्रीज टेरिटरी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर शेल्टरिंग, ट्रेनिंग, प्लानिंग and financing any act of terrorism. So NSC की मीटिंग was about anti-terror activities. हम चाहते कि भैया ये कुछ ना हो, ये सुनो, ठीक है। We also reiterated that we are providing support for peaceful, secure and stable Afghanistan, ठीक है। We respect sovereignty, unity and territorial integrity of the country and we do not wish to interfere in their internal matters, ठीक है। दोस्तों, ये हमारा दिल्ली डिक्लेरेशन का मुद्दा था। दोस्तों, ओवरऑल हमें अफगानिस्तान से क्या दिक्कतें होती है? अफगानिस्तान से हमें 3 तरीके की प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम इज ऑफ टेरर ग्रुप, जो अफगानिस्तान में से ऑपरेट करते हैं, ठीक है, दैट इज अ वन प्रॉब्लम। हाउएवर, उसका भी कोई बड़ा दिक्कत आया नहीं है, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम जिसका भरपूर दिक्कत हम अभी देख रहे हैं, विच इज कॉल्ड ड्रग ट्रैफिकिंग। ये सुनो, भरपूर प्रॉब्लम है भैया, इंडिया में तो आ चुका है, बड़ी परेशानी आ चुकी है,
ठीक है। एंड तीसरा, देयर इज इनफ्लो ऑफ रेफ्यूजीज, ठीक है, इनफ्लो ऑफ रेफ्यूजीज, ठीक है। भैया ये रेफ्यूजीज के बारे में क्या सिनारियो है पता नहीं अभी तक तो, बट दिस आर दी प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू फेस, 3 प्रॉब्लम्स, ठीक है। इन 3 प्रॉब्लम को, ये कॉमन थ्रेट है, इन 3 प्रॉब्लम को हम कैसे मैनेज करेंगे ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंडिया अफगानिस्तान के जो पहले जैसे अशरफ घानी की जो सरकार थी उसको इंडिया सपोर्ट करता था, ये सुनो, ठीक है। हमने पीस प्रोसेस के दौरान हमने बोला था दैट इंडिया इज सपोर्टिंग अफगान लेड एंड अफगान ओल्ड निगोशिएशन, और इसीलिए हम कभी भी से यूएसए को इस पीस निगोशिएशन में जब यूएसए इंक्लूड होता था तो हम कभी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे, ये सुनो, ठीक है, हम पार्टिसिपेट नहीं करते थे। पर अब भैया सिचुएशन बदल चुकी है, ठीक है। पाकिस्तान ने हमारे इस इनविटेशन को रिजेक्ट कर चुके थे। एनएसए से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, भाई भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है जल्दी बताइए, ठीक है। भाई पाकिस्तान इंडिया को एक्यूज करता है दैट इंडिया इज अ स्पॉइलर इन अफगानिस्तान, ठीक है। इंडिया काउंटर बोलता है कि पाकिस्तान इज बिकमिंग स्पॉइलर एट दिस एनएसए कॉन्फ्रेंस, उनको तो आना चाहिए, ठीक है, वो क्यों नहीं आते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ द सिनेरियो इज शेपिंग अप। इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन? चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करना चाहेंगे, ठीक है, विच इज मद्रास हाईकोर्ट का एक मजेदार सा जजमेंट है ना, मद्रास हाईकोर्ट का एक मजेदार सा जजमेंट, ठीक है, विच इज अबाउट रिजर्वेशन ऑन कोटा। ओके, किसकी बात हो रही है, कौन से कोटा की बात हो रही है दोस्तों? ये बात हो रही है वनियार कोटा, जो मद्रास हाईकोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। ओके, क्यों किया, किस लिए किया, चलिए समझते हैं, ठीक है। दिस ऑल हैपेंड ऑन 1 नवंबर। मद्रास हाईकोर्ट डिक्लेयर्ड दैट तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो लॉ था, ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, ठीक है, 1 फरवरी 2021 को एक लॉ बनाया गिविंग रिजर्वेशन ऑफ 10.5% टू वनियार कम्युनिटी इन पब्लिक सर्विसेज एज वेल एज सीट्स इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके दोस्तों, ठीक है, काफी साल पहले, ठीक है, से पताली मकाल काची, PMK करके एक जो ग्रुप है, पताली मकाल काची, ठीक है, उन लोगों का डिमांड था कि वनियार को रिजर्वेशन दे। इन लोगों की डिमांड काफी साल पहले थी, तो इन्होंने डिमांड मान ली। 2021 में फरवरी की 1 तारीख को इन्होंने ये रिजर्वेशन दे दिया। आप सवाल पूछेंगे सर ये वनियार कौन है? भाई वनियार आर द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। दे कॉन्स्टिट्यूट significant percentage of Tamil Nadu North District and they are majorly agriculture laborer, ठीक है दोस्तों। वनियार जो ग्रुप है वो एक एग्रीकल्चर लेबरर का ग्रुप है और काफी सालों से, ठीक है, ये लोग बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट में है, ठीक है दोस्तों। इनकी जो पहली डिमांड थी, ठीक है, कि भैया हमको रिजर्वेशन चाहिए, वो रिजर्वेशन की जो पहली डिमांड थी वो 1989 में फुलफिल कर चुके थे, ठीक है। बैकवर्ड क्लास का कोटा उस जमाने में 50% था, ठीक है। उस 50% कोटा में इट वाज सब डिवाइडेड, ठीक है, और उसमें 20% वाज प्रोवाइडेड फॉर मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस एंड डीम नोटिफाइड कम्युनिटीज के लिए लगा के रखा था, ठीक है, समझ आया। 50% ग्रुप में से 20% was subdivided into most backward classes and denotified communities। उस 20% में से मतलब जो वनियार आते थे वो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में आते थे। टोटल 116 से जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस है उनमें से वनियार, है ना, को इन्होंने इंक्लूड किया गया। वनियार का आर्ग्यूमेंट था कि भाई अभी भी उनको इनफ अपॉर्चुनिटी मिली नहीं और उनका प्रोपोर्शन जो पॉपुलेशन में है उतना जितना नहीं है। ओके, सो बेसिकली क्या चेंज किया गया? 1 फरवरी 2021 में ये 20% में से मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, जो 10.5%
जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस और डीनोटिफाइड कम्युनिटीज के लिए रखा गया था, उनमें से 10.5% इज रिजर्व्ड फॉर 1 ईयर. दैट वाज अ लॉ बीइंग मेड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट. ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि ये 10.5% कैसे आया. ठीक है, तो भाई 10.5% का गणित ऐसे आया कि भाई 1983 में, ठीक है, जब एक से बैकवर्ड क्लासेस का एक से डेटा निकाला गया तो उसमें वो 13% में आए. फिर उसके बाद 2012 में वापस एक से उनका एक से काउंटिंग किया गया. सो 2012 में जो स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन है, उन्होंने ये 10.5% के नंबर पे एक से बात करी थी. ठीक है, अब बात आई है कि ये लेजिस्लेटिव असेंबली तो ये पास कर चुकी थी. ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर लॉ को स्ट्राइक डाउन कर दिया. द रीजंस फॉर, ठीक है, स्ट्राइकिंग डाउन आर नंबर 1, दे सेड इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है, बोला दे सेड कि भाई असेंबली हैड नो लेजिस्लेटिव कंपिटेंसी टू पास अ लॉ ऑन द डेट ऑफ इनेक्टमेंट. ठीक है, बिकॉज 102nd अमेंडमेंट एम्पावर्ड प्रेसिडेंट टू नोटिफाई बैकवर्ड क्लास लिस्ट फॉर ईच स्टेट. ठीक है दोस्तों, 102nd अमेंडमेंट के द्वारा प्रेसिडेंट के पास पावर है, पर आपको पता होगा 105th अमेंडमेंट के बाद, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास से वो पावर छीन लिया गया है. ठीक है, पर भैया उसके पहले इन्होंने लॉ पास कर दिया था, देयर बाय अनकॉन्स्टिट्यूशनल. समझ आया? वेरी गुड. ठीक है, दूसरा मद्रास हाईकोर्ट का आर्ग्यूमेंट. ठीक है, दे सेड भाई दिस इज अ सेपरेट रिजर्वेशन फॉर वन कास्ट विच इज अमाउंटेड टू डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, अगेंस्ट ऑल द अदर कास्ट विच आर पार्ट ऑफ एमबीसी या डीएनसी. भैया एमबीसी डीएनसी के लिए 20% था, आपने उसमें से एक कास्ट के लिए 10.5 कर दिया, तो विच इज अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अदर कास्ट. यस और नो? वेरी गुड. थर्ड आर्ग्यूमेंट, दे सेड द स्टेट has produced no quantifiable data. कोई भी quantifiable data तो है नहीं which backs that 1 year are backward so far. और उनका ये नंबर है, तो ऐसा कुछ बताया नहीं है. ठीक है, तो ये उन्होंने बोल दिया. ठीक है, और चौथा आर्ग्यूमेंट ये बोला that any law making changes to the distribution of quota under various category would require an amendment to the state's 1994 act. ठीक है, जिसमें SC, ST, OBCs है ना, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस है ना, डीनोटिफाइड कम्युनिटीज, इनको रिजर्वेशन मिला है. कोई भी चेंज अगर उसमें करना है तो अगर आप एक से स्टेट एक्ट को अमेंड करोगे देन यू विल रिक्वायर प्रेसिडेंट्स एसेंट. तो भैया ना आपके पास एक से ना आपका लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है, आपने उसको डिस्क्रिमिनेट किया है, ना आपके पास क्वांटिफाइबल डेटा है, ना आपके पास प्रेसिडेंट का एसेंट है, तो भैया किस बेसिस के ऊपर आपने इसको पास कर दिया. ठीक है, नाउ दैट इज रियली अ बिग प्रॉब्लम. ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. सबको बात समझ में आई? चलिए, ग्रेट. सो व्हाट वी आर डूइंग नाउ इज वी आर गोइंग एंड टॉकिंग अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज विच इज वेरी क्रूशियल. ये पता होना चाहिए. ठीक है, विच इज चाइनाज न्यू बॉर्डर लॉ. चाइना का नया बॉर्डर लॉ है. दोस्तों, क्या क्या आपको पता होना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले वहां से बात चालू करते हैं. ठीक है, द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यू शुड नो इज, भैया इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है विच इज 3488 किलोमीटर की बॉर्डर है. ठीक है, जो हमारे कुछ कुछ स्टेट के साथ कनेक्टेड है, विच इज लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश. इन स्टेट के साथ कनेक्टेड है. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन. चलिए, नंबर 1. नंबर 2, आपको इंडिया चाइना बॉर्डर के साथ कुछ लाइंस पता होनी चाहिए. ये सुनो, पहली लाइन है विच इज नोन एज, यू कैन से जॉनसन लाइन. क्या बोलते हैं उसको? जॉनसन लाइन. ठीक है, जॉनसन लाइन इज बेसिकली, ठीक है, ये जो आपके सामने ऐसा एक पूरा अपना जम्मू कश्मीर का मुकुट दिखता था. ठीक है, तो ये जो बाउंड्री है दैट इज नोन एज जॉनसन लाइन. ओके, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है. उसके बाद
यहाँ पे एक और लाइन बनाई गई थी, ठीक है, जिसका नाम दिया गया था, ये जो लाइन है यहाँ पे, विच इज नोन एज मैकार्टी मैकडोनाल्ड लाइन, ठीक है। फिर भैया 1962 की वॉर के बाद, ठीक है, ये एक लाइन बनाई गई जिसका नाम दिया गया LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। और एक दूसरी लाइन है विच इज नोन एज मैकमैहोन लाइन। मैकमैहोन लाइन, वेयर इज द मैकमैहोन लाइन? मैकमैहोन लाइन इज, ठीक है, एट दिस अपना जो आसाम अरुणाचल प्रदेश वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो ये जो अपना अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, ये जो लाइन है दैट इज कॉल्ड मैकमैहोन लाइन, दिस इज अवर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और ऊपर आपका चाइना है, ओके, सो दैट इज कॉल्ड मैकमैहोन लाइन। ग्रेट, किलोमीटर समझ में आ गया, लाइन समझ में आ गई, ग्रेट। दोस्तों अब एक और चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, यहां पे एक जगह है विच इज नोन एज दौलत बेग ओल्डी। क्या नाम है भैया? दौलत बेग ओल्डी। इसके ऊपर यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, ओके, और इसके यहाँ पे बाजू में एक जगह है, ठीक है, विच इज नोन एज सक्शगाम वैली। सक्शगाम वैली जो है वो पाकिस्तान चाइना को दे चुका है, ठीक है। दौलत बेग ओल्डी तक हमने एक रोड बना दिया था, ठीक है, और यहाँ पे एक आपका पेंगोंग सो लेक आता है, ठीक है भैया। उसके लिए चाइना को पसंद नहीं आया, चाइना ने लड़ाई करना चालू करा और चाइना ने बड़ी पंगे करने की कोशिश करी, ये सुनो। तो बात यह है कि जो चाइना का न्यू लैंड बॉर्डर लॉ है विच हैज अ सीरियस रेमिफिकेशन ऑन द बॉर्डर डिस्प्यूट विथ इंडिया, ठीक है, क्या करना चाहता है ये नया बॉर्डर लॉ, ठीक है, विच इज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जनवरी 2022। दोस्तों बस कुछ दिन बच गए हैं, ठीक है, वहीं से वो अप्लाई करेंगे। उसका काम है इट विल स्ट्रेंथन चाइनास कंट्रोल ओवर द बॉर्डर एरिया, ठीक है, एंड वो ये बोलता है कि चाइना की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज इनवायोलेबल। उनके मुद्दे क्या है? पहला मुद्दा चाइना की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, चाइनास टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो हमारी टेरिटरी है, ठीक है, बराबर है, वो इनवायोलेबल है। हम इसके लिए कोई तरीके का वायलेशन एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, बराबर है, हम कुछ मानेंगे नहीं इसके अंदर, ठीक है। They will also improve their border defenses. They will also are interested in economical and social development of these border areas. उसके ऊपर वो ध्यान देना चाहते हैं, ये सुनो। तो दोस्तों ठीक है, इंडिया के लिए ये बड़ी परेशानी की बात है। दोस्तों चाइना सिर्फ इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर से कनेक्ट नहीं करता है, उसके करीबन 14 कंट्रीज के साथ उसकी लैंड बॉर्डर कनेक्ट होती है, ठीक है। उनमें से 14 के साथ, उस 14 में से 12 कंट्रीज के साथ उसकी लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट ऑलरेडी सेटल हो चुकी है, ठीक है। जो बाकी बची है वो इंडिया और भूटान के साथ बची है। ये सुनो, आपको याद होगा भूटान के साथ अक्टूबर 14, 2021 में, ठीक है, चाइना भूटान ने एक अग्रीमेंट किया था, ठीक है, एक MOU साइन किया था कि 3 स्टेप रोड मैप हम बनाते हैं, ये सुनो, ताकि हम हमारे बीच में जो डिस्प्यूट है उन डिस्प्यूट को हम सेटल कर सके। ये सुनो दोस्तों, जनरली ये जो एरिया है वहां पे चाइना क्या बनाएगा? चाइना वहां पे बनाने वाला है, ठीक है, जियाओकांग। जियाओकांग refers to a middle class society of China. Okay, so basically they are going to develop Xiangkang villages, ठीक है। अभी तक बाउंड्री पे चाइना 680 जियाओकांग विलेजेस बना चुका है, ठीक है। तो भैया एक तरीके से बड़ी परेशानी होने वाली है, इंडिया के लिए बड़ी परेशानी है। इंडिया चाहता है कि भैया देयर शुड बी फेयर, रीजनेबल एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रिजोल्यूशन ऑन द बाउंड्री रिलेटेड इश्यू। वी मस्ट गो फॉर बायलैटरल अग्रीमेंट, फॉलो प्रोटोकॉल, हैव एन अरेंजमेंट टू मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। पर किसके सामने बात कर रहे हो भैया? ये सब एक एग्रेसिव, इनफ्लेक्सिबल, बेलिजरेंट चाइना के सामने? सोचना गलत बात है, आप सही सोच नहीं रहे हो, ठीक है, और इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। चलिए ग्रेट, सो दैट वाज अबाउट चाइना न्यू बॉर्डर लॉ। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट विच इज हरियाणा का एक मजेदार सा लॉ विच इज नोन एज हरियाणा
स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट, जो 2020 का एक्ट था दोस्तों, ठीक है, जिसके अंदर देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 75% रिजर्वेशन टू लोकल पीपल इवन इन अ प्राइवेट सेक्टर जॉब। प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के 75% लोगों को मिलना चाहिए। दिस रिजर्वेशन इज ओनली एप्लीकेबल टू जॉब्स दैट ऑफर सैलरी विच इज लेस देन 30,000 रुपीज पर मंथ। 30,000 रुपीज से कम वाली में ही ये अप्लाई होगा। ऑब्वियसली दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ द स्टेट, ठीक है, और वो अगले 10 साल तक अप्लाई रहेगा, ठीक है, 10 ईयर तक एप्लीकेबल है। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज, ठीक है, सोसाइटीज, ट्रस्ट, सबको एप्लीकेबल होगा, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, या पार्टनरशिप फर्म या एनी कंपनी विच इज एम्प्लॉइंग more than 10 people, ठीक है, और एनी एंटिटी विच इज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, और कॉम्प्लायंस का टाइम पीरियड है 3 महीने, 3 महीने में आप कर दीजिए, नहीं तो आप कॉम्प्लायंस नहीं करेंगे तो यू विल हैव टू पे फाइन ऑफ 20,000 रुपीज टू 1 लाख, ठीक है, अगर आपने पहली बार अगर ऐसा कुछ किया तो, और अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपको कुछ बेनिफिट देंगे। दोस्तों, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है ऐसा करने का, ये एक सवाल पैदा होता है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान। सबसे पहले हम समझते हैं आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 3, ठीक है, बोलता है कि देयर इज एन एक्सेप्शन saying that parliament may make law. I'm sure you know article number 16 is about equality. States shall not discriminate anyone on the ground of residence, caste, gender, है ना, ये बात हो रही है। But there is article number 16(3) which gives an exception by saying that parliament may make a law prescribing a requirement of a residence for jobs in a particular state. दोस्तों, ये पावर पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। ओके, ये बिल्कुल याद रखिएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो लीगालिटी इस पर्टिकुलर लॉ की बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। ओके, देन अनदर एस्पेक्ट आर्टिकल नंबर 371, ठीक है भाई, आर्टिकल नंबर 371 में कुछ स्टेट के पास स्पेशल प्रोटेक्शन है, ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश के पास 371D है, ठीक है, वेरिन दे हैव अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल कैडर इन अ स्पेसिफाइड एरिया, ऐसा है। सिमिलरली नागालैंड के पास है, ऐसे बहुत सारे स्टेट, मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, सबके पास ये 371 का अधिकार है। हाउएवर उसमें हरियाणा के पास ऐसा कोई पावर अवेलेबल नहीं है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, चलिए बढ़िया। सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड क्या मुद्दा है और क्या सही है क्या गलत है, ये आपको समझ में आया। चलिए वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट आइटम ऑन अवर एजेंडा विच इज नोन एज यूनेस्कोस नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज। ओके, आई एम श्योर यू नो यूनेस्को का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। यूनेस्को का हेडक्वार्टर किधर है और यूनेस्को के हेड कौन है, ये भैया तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और हम बात करें उसके अंदर यूएन का, ये जो यूनेस्को का UCCN विच इज यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज, यू कैन से नेटवर्क। ओके, उस UNCCN भैया ट्रिपल सी नहीं है भैया, UNFCCC की वजह से तो भैया 3 बार सी याद रह गए। बट एनीवे, उन्होंने श्रीनगर को क्रिएटिव सिटी में इंक्लूड किया है। इट इज अ पार्ट ऑफ क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। दोस्तों, अक्रॉस द ग्लोब यू कैन से UNESCO has designated, we can say total 49, you can say cities जिसको यूनाइटेड नेशन क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में डाला है, जिसकी वजह से ये नंबर अब बढ़कर हो चुका है 295 सिटीज आउट ऑफ 90 कंट्रीज। ओके, चलिए बढ़िया, ठीक है दोस्तों, ये भारत की 6ठी सिटी है, 6th सिटी। सो यू मे वंडर कि बाकी कौन सी है। चलिए मैं बता देता हूं आपको,
ठीक है, आप ये मुझे बताओगे हेडक्वार्टर किधर है, हेड कौन है, ठीक है, ये आपका काम है यूनेस्को का, है ना। मेरा काम है आपको कुछ और डेटा देना। भैया मुंबई, ओके, दूसरा है आपका चेन्नई, तीसरा है आपका हैदराबाद, चौथा है आपका वाराणसी, पांचवा है आपका जयपुर, छठा है आपका, अरे भाई छठा तो यही है श्रीनगर, ठीक है। इंडिया की तरफ से 4 सिटीज ने अप्लाई किया था, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मुताबिक उन्होंने 4 सिटी अप्लाई करी थी, ग्वालियर, इंदौर, श्रीनगर एंड कोलकाता। ये 4 सिटी ने अप्लाई किया था, जिसमें से श्रीनगर चुन के आया है। दोस्तों UCCN जो बनाया गया, ठीक है, ये 2004 में बनाया गया था। ओके दोस्तों, ये 2004 में बनाया गया था, प्राइमरली टू प्रमोट कोऑपरेशन विथ एंड अमॉन्ग सिटीज विच हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर क्रिएटिविटी, ओके, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक फैक्टर, ठीक है। क्रिएटिव सिटीज 7 फील्ड में आती है, क्राफ्ट, फोक आर्ट, मीडिया आर्ट, फिल्म डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर एंड म्यूजिक। कितने पार्ट में आती है भैया? 7 फील्ड्स में, ओके। कौन से 7 फील्ड्स है? चलिए बता देता हूं मैं आपको। क्राफ्ट, फोक आर्ट्स, मीडिया आर्ट्स, फिल्म डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर एंड म्यूजिक, ठीक है। अब समझदार बंदा क्या करेगा मेरे लिए, ठीक है, प्लीज ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए। हर एक सिटी का कौन कौन सी 7 फील्ड में से कौन सी फील्ड का इनका एक से अवार्ड, मतलब USCCN में इनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। ओके, प्लीज समझ आया आपको? आप मुझे बता पाएंगे? चलिए ग्रेट, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। ओके, तो भैया अगला मुद्दा हमारा चालू हो रहा है, विच सेज दैट RBI की 2 कस्टमर सेंट्रिक स्कीम्स। दोस्तों सबको पता है RBI कौन है और RBI के डायरेक्टर मतलब कौन है, ये पता है, ठीक है। RBI का फुल फॉर्म बता दीजिए भैया, ठीक है। ओके ग्रेट, क्या है 2 कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव बाय RBI, ठीक है, वो देखते हैं। दोस्तों RBI के 2 कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव थे, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉन्च करे थे, ठीक है। तो पहला है विच इज नोन एज RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम, और दूसरा है द रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ओके चलिए ग्रेट। दोस्तों ये पहली स्कीम का मुद्दा क्या है, उसका एम क्या है? उसका एम इज टू प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज अगर आपको परचेस करनी है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आपको परचेस करने हैं, तो वो रिटेलर मतलब रिटेल मार्केट में इजीली मिल जाए, ये उनका एम है। ओके ठीक है, ताकि लोग सीधा गवर्नमेंट में सीधा मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी तक ऐसा था नहीं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में अगर रिटेलर को डायरेक्टली इन्वेस्ट करना था, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज GSEC है ना, वहां पे डायरेक्टली स्मॉल इन्वेस्टर जा नहीं पाता था, ठीक है। तो इन्होंने प्रोसेस को इतना स्मूथ कर दिया, ठीक है, ताकि लोग आसानी से यहाँ पे जा सकते हैं। आप पूछेंगे सर GSEC क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और गवर्नमेंट आपसे लोन लेती है, ठीक है। GSEC इज पब्लिक से गवर्नमेंट ने लोन ली है। हाउएवर ये ध्यान रखना जरूरी है, GSEC इज प्रैक्टिकली हैविंग नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, इट इज अ रिस्क फ्री। क्योंकि भैया सरकार बोल रही है कि मैं पैसा दूंगा, कोई रिस्क ही नहीं है। ओके इसकी वजह से उसको बोलते हैं गिल्ट एजेड। गिल्ट मतलब गोल्ड है ना, गिल्ट एज, ठीक है, गिल्ट एज सिक्योरिटी है भैया। ओके दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग। और दूसरा इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, विच मीन्स कि भैया आपको बैंकिंग सिस्टम में कहीं पे भी कोई कंप्लेन करनी हो तो एकदम सीधा साधा रास्ता अवेलेबल है ओम्बड्समैन का। उस ओम्बड्समैन की स्कीम को इन्होंने और बेहतर बढ़ा दिया। दैट इज व्हाट द आइडिया इज।
ओके, चलिए ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा चालू हो रहा है विच इज नोन एज रेजंग लॉ। ओके, ठीक है, व्हाट इज रेजंग लॉ? रेजंग लॉ इज ऑल्सो नोन एज रेचिन लॉ। ओके, ठीक है दोस्तों, वो न्यूजीलैंड का एक प्लेयर है, ठीक है, कौन है? रचिन। ओके, रचिन नाम कैसे पड़ा भाई? उसके पापा को राहुल द्रविड़ और सचिन बहुत पसंद थे, ठीक है। ये पता नहीं कर पाए कि उनको और सबसे अच्छा कौन लगता था, ठीक है, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम ही रख दिया रचिन, ठीक है। और रचिन और एक और इंडियन एजाज पटेल पता नहीं क्या कहर मचा रहे थे इंडिया में, बट एनीवे वी आर टॉकिंग अबाउट रेजंगला व्हिच इज नोन एज रेचिन लॉ। इट इज अ माउंटेन पास एट LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अभी देखा था ये सुनो, किधर है भैया? इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया एडमिनिस्टर्ड लद्दाख और चाइनीज एडमिनिस्टर स्पंगुर लेक के बीच में ये एक ऐसे रेजंगला पास है। किसके बीच में? बोला इंडिया और चाइना के बीच में। चाइना में जगह कौन सी? स्पंगुर लेक, ओके, और इंडिया में लद्दाख, ठीक है। तो दोनों के बीच में एक पास है, ये पास यहां से जाना है, ठीक है। द पास इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न वाटरशेड रिज ऑफ द चुशुल वैली एंड चाइना बोलता है कि ये उसकी बाउंड्री का है, ठीक है। दोस्तों, जो रेजांगला पास है इट इज एट दी रेजांग लुंगपा वैली, ठीक है, और वहां पे स्पंगुर लेक आता है और इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये थी कि रेजांगला वॉर मेमोरियल बनाया गया, ठीक है, विच इंक्लूड्स द नेम ऑफ द पीपल हु लॉस्ट लाइव्स लास्ट ईयर इन अ गलवान वैली क्लैश, ठीक है। गलवान वैली क्लैश हुआ था लास्ट ईयर, ये सुनो, ठीक है। दोस्तों, दिस रेजांगला वॉर मेमोरियल बनाया गया है, ओके। It is dedicated to those who laid down their lives in the Battle of Rezangla during, you can say, 1962 war, ठीक है। And it will also include now those people, कितने लोगों की मौत हुई थी? 20। इन 20 लोगों का नाम वहां पे आएगा। That is how the idea is. Rezangla War Memorial, याद रहेगा सबको? चलिए, वेरी गुड। अगले मुद्दे पे चलते हैं दोस्तों। बात हो रही है डार्ट मिशन की। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि डायनासोर कैसे खत्म हो गए? भाई डायनासोर खत्म हो गए, एक कोई बड़ा एस्टेरॉइड अर्थ के ऊपर एक से गिरा और वो पूरा दुनिया उनका तहस नहस हो गया, ठीक है। तो भैया डायनासोर की मौत होने के लिए एस्टेरॉइड जिम्मेदार था, ठीक है। तो भैया अगर एज्यूम करे कि 5 किलोमीटर डायमीटर वाला कोई एस्टेरॉइड हमारे अर्थ के ऊपर अगर अटैक करेगा तो हमारा क्या होगा? क्या हमें कोरोना से डरने की जरूरत है? ना जी। क्या हमें न्यूक्लियर वॉर से डरने की जरूरत है? ना जी। क्या हमें कोई और चीज से? बोला नहीं जी, किसी से डरने की जरूरत नहीं, एस्टेरॉइड से डरने की जरूरत है, क्योंकि एस्टेरॉइड है ना आएगा तो बर्बाद करके चला जाएगा। तो इसीलिए नासा ने, ठीक है, एक 24 नवंबर 2021 को, ठीक है, एक मजेदार सा टेस्ट मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट विच इज नोन एज डार्ट, ठीक है। इट इज प्लैनेटरी डिफेंस ड्रिवन टेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज, ठीक है। क्या करेंगे? जो हैजार्डस एस्टेरॉइड है उसका अर्थ के ऊपर जो इंपैक्ट है उस इंपैक्ट को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। दोस्तों, इसका स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, क्या था भैया? स्पेस एक्स का फाल्कन 9, ठीक है। ये रॉकेट आया, ये रॉकेट कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया, ठीक है। और डार्ट ये ऐसी पहली टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो एक से ऐसे एस्टेरॉइड को अर्थ के ऊपर एक से आने से रोकेगा, ठीक है। डार्ट में एक छोटा सा एक ऐसे सैटेलाइट होगा, बराबर है, और सैटेलाइट के द्वारा कम्युनिकेशन होगा और वो टारगेट करेगा, ठीक है, ये एस्टेरॉइड सिस्टम में
जो एस्टेरॉइड होते हैं, एस्टेरॉइड कोई एक नहीं होता है ना, उसमें बहुत सारे छोटे 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 पार्ट होते हैं। जनरली इसमें यू कैन से एस्टेरॉइड, ये जो बात हो रही है ना, जिस एस्टेरॉइड के ऊपर जाने वाला है, ठीक है, वो है आपका डेमोर्फस। क्या नाम है उसका? डेमोर्फस, ठीक है। डेमोर्फस के साथ उसका एक छोटा सा डेमोर्फस के बाजू में वो एक बड़ा सा उसका एक बॉडी है जिसके आजू बाजू डेमोर्फस घूमता है। किसके आजू बाजू घूमता है? डिडीमॉस। हम चाहते हैं डिडीमॉस को हमारे अर्थ के ऊपर अटैक करने से रोकना, ठीक है। इसका 780 मीटर का डायमीटर है, जो रिजनेबली बड़ा है, और ये उससे छोटा है। दिस इज स्मॉलर इन द साइज, ठीक है। अगर हम सीधा इसके ऊपर अटैक करें, ठीक है, तो दोस्तों एक बड़ी बॉडी, उसके बाजू में छोटी बॉडी है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो गई तो इसका जो आपका ऑर्बिट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अर्थ है, अर्थ के बाजू में मून है, कल अगर मानो मून खत्म हो गया तो अर्थ के ऊपर बड़े बड़े बदलाव आएंगे भैया। अर्थ का पूरा जो सन के आजू बाजू घूमने वाला सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। यही लॉजिक के ऊपर डाइमॉर्फस के ऊपर अटैक किया जाएगा ताकि डिडीमॉस अपना ऑर्बिट चेंज कर ले, और डिडीमॉस ऑर्बिट चेंज करेगा तो हमारे अर्थ के ऊपर उसका इंपैक्ट नहीं होगा। ये विचार के द्वारा हमने ये नई सिस्टम बनाई है। चलिए बढ़िया आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे रानी कमलापति के बारे में। रानी कमलापति, ठीक है, ये नाम न्यूज में क्यों है? नाम इसलिए न्यूज में है कि भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन, दोस्तों ये वही रेलवे स्टेशन है जहां पे भोपाल गैस लीक की वजह से बहुत सारी ट्रेनें वहां पर आ रही थी, पर वहां के रेलवे स्टेशन के काबिल अफसरों ने वहां पे बड़ा हादसा होने से रोक दिया। उस हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके बोल दिया रानी कमलापति स्टेशन। दिस इज अ रीनेम्ड एंड रीडेवलप्ड रेलवे स्टेशन जो 15 नवंबर को इनॉग्रेट किया गया। दिस रानी कमलापति इज 19th सेंचुरी की फेमस फ्रीडम फाइटर है, ठीक है। शी इज अ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थी ये, ठीक है। ये बिरसा मुंडा के जमाने की थी, ठीक है। और बिरसा मुंडा का जो बर्थ एनिवर्सरी है विच इज नोन एज 15th नवंबर, और इसको इस बार जनजातीय गौरव दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। दोस्तों रानी कमलापति वॉज अ विडो ऑफ निजाम शाह, ठीक है, जो गौंड डायनेस्टी के थे, ठीक है, भोपाल से करीबन 55 किलोमीटर दूर, ठीक है। अपने हस्बैंड की डेथ को एवेंज करने के लिए, ठीक है, उन्होंने आलम शाह को मार डाला था, ठीक है। आलम शाह वॉज अ नेफ्यू ऑफ निजाम शाह। निजाम शाह को आलम शाह ने पॉइजन देके मार डाला था, ठीक है। कमलापति ने उसको मारने के बाद 7 स्टोरी कमलापति पैलेस बनाया था, ठीक है। आज के समय पे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ठीक है। रानी कमलापति पैलेस इज अ सेक्युलर आर्किटेक्चर, ठीक है। वो काफी मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना के रखा है। शी इज नोन एज लास्ट हिंदू क्वीन ऑफ भोपाल, ठीक है। रानी कमलापति, यू शुड नो एवरीथिंग व्हाट एवर आई हैव डिस्कस्ड, ठीक है। कुछ चीजें मैंने लिखी नहीं है बट यू शुड नो। हम बात करेंगे सीबीआई एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के चीफ के 5 साल का टेन्योर के बारे में। दोस्तों प्रेसिडेंट साहब ने इसको एक ऑर्डिनेंस के द्वारा प्रोमोगेट करके रखा हुआ है, ठीक है। प्रेसिडेंट साहब ने इसको प्रोमोगेट करके रखा हुआ है विथ एन ऑर्डिनेंस। देयर आर 2 ऑर्डिनेंसेस, ठीक है, विच विल अलाउ सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट फ्रॉम 2 ईयर टू 5 ईयर। ओके दोस्तों, अभी के लिए उनके पास 2 साल का टेन्योर था, ठीक है। जो अमेंडमेंट है वो 2 लॉ चेंज करेगा, ठीक है। पहला लॉ विच इज नोन एज दिल्ली स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, उसको चेंज किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को अगर चेंज करेंगे तो सीबीआई का टेन्योर बदला जाएगा, और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को अगर टेन्योर बदलना है तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 को चेंज करना पड़ेगा। ओके,
तो इसके द्वारा ईडी चेंज किया जाएगा, ये याद रखिएगा दोस्तों। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इज कमिंग थ्रू अगेंस्ट सीवीसी। दोस्तों सीबीआई एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ईडी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। वर्ल्ड वॉर II में हमने स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा सीबीआई बनाया था 1941 में, ब्रिटिशर बनाए थे, ठीक है। उसके बाद 1963 में उसको हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में डाल दिया, ये सुनो। हाउएवर सीबीआई अभी भी ये आपके दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर में है, विच मीन्स वहां पे स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है ना, कंसेंट चाहिए, ठीक है। दो तरीके के कंसेंट चाहिए, जनरल कंसेंट चाहिए और स्पेसिफिक कंसेंट चाहिए। दोस्तों करीबन 8 स्टेट्स ने, ठीक है, सीबीआई को अपना जनरल कंसेंट विड्रॉ कर दिया है, वो निकाल चुके हैं। आंध्र प्रदेश हो या वेस्ट बंगाल हो, उन्होंने निकाल चुके हैं, ठीक है। इसीलिए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी है कि भाई साहब इन लोगों को ऐसा जनरल से कंसेंट विड्रॉ कर देंगे तो हम हमारा काम कभी कर ही नहीं पाएंगे। ये सुनो, हाँ स्पेसिफिक कंसेंट विड्रॉ करें अलग बात है, ठीक है, पर जनरल कंसेंट विड्रॉ करोगे तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। दैट इज व्हाट द इश्यू व्हिच इज कमिंग इनटू पिक्चर। दोस्तों एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट व्हिच इज नोन एज डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट इज अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी व्हिच इज एनफोर्सिंग इकोनॉमिक लॉस एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम्स इन इंडिया। इट इज पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट है, ठीक है। चलिए ग्रेट, एक ही मुद्दे के दो महत्वपूर्ण मुद्दे हम बात कर चुके हैं। चलिए ग्रेट, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे ताकि वी गेट कंप्लीट आइडिया अबाउट दिस। दोस्तों रशिया का बनाया हुआ ये मजेदार सा, ठीक है ना, एयर डिफेंस सिस्टम है। रशिया ने इंडिया को सप्लाई करना चालू करा है। इट विल बी डिलीवर्ड, द फर्स्ट डिवीजन विल बी डिलीवर्ड जब पुतिन साहब इंडिया में आएंगे, तब ये लेकर आएंगे अपने साथ, ऐसा माना जा रहा है। ओके दोस्तों, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इज द मोस्ट एडवांस्ड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है। एक साथ बहुत सारे एयरक्राफ्ट, बहुत सारे मिसाइल, बहुत सारे ड्रोन्स, ठीक है, उसको ट्रैक कर सकता है और सबको न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी है, बराबर है, ठीक है। इसके रडार 1000 किलोमीटर दूर तक का डिस्टेंस से कैप्चर कर सकते हैं और 400 किलोमीटर तक की डिफेंस दे सकते हैं। मिसाइल 400 किलोमीटर तक जाएगी और 1000 किलोमीटर तक रडार काम करेगा। अब ये मस्त चीज है, भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब भारत जब ये करेगा तो यूएसए को बुरा लगता है। यूएसए बोलता है, सुना है हमारा काटसा लॉ। व्हाट इज काटसा लॉ? बोला काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। काफी टफ यूएस का लॉ है जो यूएस को ऑथोराइज करता है टू इम्पोज सैंक्शन ऑन कंट्रीज विच कैन परचेज मेजर डिफेंस हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। क्यों काटसा को यहां पे रखा था, ठीक है। काटसा में रशिया के साथ दुश्मनी क्यों हुई? भैया रशिया के साथ दुश्मनी इसलिए हुई क्योंकि 2014 में रशिया ने क्रीमिया को अपने कंट्रोल में ले लिया, जो यूएसए को पसंद नहीं है कि आपने गलत तरीके से एनेक्स कर लिया, ठीक है। और 2016 के हमारे इलेक्शन में आपने से अपनी टांग अड़ाई थी, ये सुनो। तो इसलिए हम रशिया को हमारा एडवर्सरी मानते हैं, ठीक है। इसीलिए हम रशिया को टारगेट करते हैं। उसके डिफेंस के साथ अगर कोई भी कुछ लेना चाहेंगे वो हमारा दुश्मन है। काटसा लॉ के द्वारा सिर्फ रशिया दुश्मन नहीं है, ईरान और नॉर्थ कोरिया भी उनके दुश्मन है, ठीक है। दैट इज हाउ दे आर डूइंग इट। इज दैट कंफर्टेबल फॉर एवरीवन? चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में विच इज रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक मीटिंग चेयर करी थी, ठीक है। उस मीटिंग के अंदर, ठीक है, मोदी साहब ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करी और बोला कि इज देयर अ नीड फॉर रेगुलेशन।
दोस्तों आरबीआई एक बिल लाने का सोच रहा है विच इज नोन एज क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, ठीक है, जहां पे आरबीआई अपनी प्राइवेट डिजिटल करेंसी लेकर आएगा और बाकी जितनी भी डिजिटल करेंसी होगी, ठीक है, प्राइवेट डिजिटल करेंसी को बैन करेगा और ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लाएगा। यस और नो? ठीक है दोस्तों, आज की तारीख में डिजिटल करेंसी इज अनरेगुलेटेड, ठीक है, डिजिटल करेंसीज आर अनरेगुलेटेड, हाउएवर दे आर नॉट इलीगल। ओके, सो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के द्वारा लोग अब मतलब किसी को पैसा लैंड कर सकते हैं, समथिंग कैन बी परचेस्ड, समथिंग कैन बी सोल्ड, कोई पैसा इसको बोरो कर सकता है, ठीक है, और ये सभी सिस्टम है। आगे भी मतलब गवर्नमेंट के पास कोई भी चीज सिस्टम नहीं आएगी, ठीक है, कोई भी तरीके की सिस्टम पिक्चर में नहीं आएगी, ठीक है, जो भी रिकॉर्ड होंगे सब छुपे हुए होंगे, किसको क्या पता क्या हो रहा है। ये सुनो दोस्तों, फेमस क्रिप्टो करेंसीज कौन सी है? बिटकॉइन 2009 में सातोशी नाकामोटो ने ये बनाया था, पता नहीं रियल नेम है कि नहीं, या सिंपली आइडेंटिटी है, किसी को पता नहीं है। इट इज वर्ल्ड की पहली सक्सेसफुल क्रिप्टो करेंसी है। दूसरी, ठीक है, डॉजेकॉइन, ठीक है, 2013 में जैक्सन पाल्मर एंड बिली मार्कस ने इसको बनाया था, ठीक है। अब ये एक अच्छी सक्सेसफुल कॉइन बन चुकी है। इथेरियम 2015 में लॉन्च हुई थी बाय वाइटालिक ब्यूटेरिन, वाइटालिक ब्यूटेरिन ने लॉन्च करी थी इथेरियम, जो आज की तारीख में काफी सक्सेसफुल है। लाइट कॉइन जो 2011 में एक ऐसे चार्ली ली ने बनाई थी, ठीक है, इट इज वेरी यूनिक फ्रॉम बिटकॉइन, ठीक है दोस्तों, ये लाइट कॉइन है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कॉइन बन सकती है और इसकी वजह से उसका ट्रांजैक्शन का स्पीड से बहुत ही तेज है। ओके, और एक और है विच इज नोन एज स्टेलर ल्यूमेन, ठीक है, जिसको पॉपुलरली एक्सएलएम भी करके बोलते हैं। 2015 में ये जेड मैकेलेब ने बनाई थी। ओके, ठीक है, जो उन्होंने डिसेंट्रलाइज कंप्यूटर के द्वारा बनाई थी, जो आज काफी अच्छे से चल रही है। ओके, चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे करतारपुर कॉरिडोर के बारे में। दोस्तों करतारपुर कॉरिडोर, ठीक है, रीओपन हुआ है आफ्टर ऑल दिस कोरोना के प्रॉब्लम के बाद। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, इट इज अ कॉरिडोर टू पाकिस्तान विच अलाउज सिख पिलग्रिमेज टू क्रॉस, ठीक है, 20 महीनों के बाद यह खुला है, ठीक है दोस्तों। करतारपुर कॉरिडोर इज ऑल्सो नोन एज रोड टू पीस, ठीक है, इट कनेक्ट्स, दो चीजों को कनेक्ट करता है, ठीक है दोस्तों। पाकिस्तान में दरबार साहिब गुरुद्वारा विच इज इन पाकिस्तान, ठीक है, इन नारोवाल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, उसको कनेक्ट करता है टू डेरा बाबा नायक, डेरा बाबा नानक श्राइन, ठीक है, इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करता है दोस्तों, ठीक है। दिस कॉरिडोर वॉज बिल्ड टू कमेमोरेट 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव। गुरु नानक देव के 550वीं बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर, ठीक है, गुरु नानक जी सिखिज्म के फाउंडर हैं, ठीक है, 12 नवंबर 2019 को इसको बनाया गया था, ठीक है। दिस करतारपुर कॉरिडोर, ठीक है, इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, रावी रिवर के बैंक में है, ठीक है। 4 किलोमीटर फ्रॉम डेरा बाबा नायक श्राइन है, ठीक है, और 120 किलोमीटर फ्रॉम लाहौर है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द होलीएस्ट प्लेसेस ऑफ सिख वेयर बाबा गुरु नानक देव जी सेटल्ड एंड प्रीच्ड फॉर the last 18 years of his life until his death in 1539,
ठीक है, उनकी डेथ होने तक वो यहीं पे दरबार साहिब में ही रहे, और इसकी वजह से ये काफ़ी ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ में है। ओके, चलिए ग्रेट। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपको पता होना चाहिए, विच इज नोन एज से पोचामपल्ली विलेज। ठीक है, पोचामपल्ली विलेज इज इन तेलंगाना। ठीक है, ये तेलंगाना में है, और तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना स्टेट के अंदर दिस इज सिलेक्टेड एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का 24वां सेशन मैड्रिड स्पेन में होने वाला है। ठीक है, ये होने वाला है 2 दिसंबर 2021 में होने वाला है। वहां पे इसका बेस्ट टूरिज्म अवार्ड मिला है। पोचामपल्ली जो से हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूरी पे है। ठीक है, और वहां पे पोचामपल्ली इकत, ठीक है, उसको GI टैग मिला है 2004 में। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ग्रेट दोस्तों। ठीक है, तो इसके अलावा आपको जो पता होना चाहिए, राजस्थान कैमल एक्ट विच इज कैमल हर्डर और कैटल रेयरर राजस्थान में है। ठीक है, उनके लिए स्पेशल लॉ बनाया गया है। ठीक है, दैट इज नंबर 1। नंबर 2 विच यू शुड नो इज से शेल ऑयल, जो जमीन के नीचे 11 किलोमीटर नीचे गैस होता है, शेल गैस या शेल ऑयल, वहाँ पे इंडिया का पोटेंशियल कैसा है वो देखने की बात हो रही है। ठीक है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि भाई आप यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करिए। ठीक है, चलिए ग्रेट दोस्तों। विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल। आई होप पार्ट 2 गिव्स यू कंप्लीट नॉलेज अबाउट दिस एंटायर स्टफ। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन।